हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हमारे पास हर हफ्ते आपके यानी दर्शकों के सैकड़ों मेल्स और फोन आते हैं, लेकिन जिन सवालों की संख्या यहां पर सबसे ज्यादा होती है वो है प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल मसलों की, कानूनी सवालों की। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार में ही आपकी ज्यादा से ज्यादा लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए, और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु का ये लीगल स्पेशल शो, जिसमें हम सुलझाएंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपकी तमाम तरह की समस्याओं को। और इस लीगल स्पेशल में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह, जो पिछले 5 सालों से इस शो पर प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी कानूनी उलझनों को दूर कर रहे हैं। मेरा बहुत स्वागत है आपका शो में। तो आइए विनय जी के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेंगे अपनी पहली कॉलर को, जो कि दिल्ली से रेखा अरोड़ा। रेखा जी ने फोन किया। रेखा, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरी दादी जी की प्रॉपर्टी जो उनको बंटवारे में मिली थी, उनकी डेथ के बाद मेरे पिताजी व ताऊ जी में बराबर बट गई। हम 3 बहनें व 1 भाई हैं, सभी शादीशुदा हैं। हम अब मेरी माँ की डेथ के बाद पिताजी व सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई को देना चाहते हैं। हम तीनों बहनों का उसमें कानूनी हक है, परंतु पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है। क्या बिना प्रॉपर्टी पेपर के हम पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं? जी जरूर, आपको यहाँ पर सलाह देंगे। विनय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? रेखा जी, ऐसा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, और जब तक वो जिंदा हैं आपका उसमें कोई हक नहीं बनता। अब उनके गुजर जाने के बाद आप चारों का बराबर का हिस्सा होगा, बशर्ते कि वो कोई वसीयत नहीं बनाते जो उनका हक है। अगर वो कोई वसीयत बनाते हैं और वसीयत में फॉर एग्जांपल वो आपके भाई को सब कुछ दे देते हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो बिना वसीयत के गुजर जाते हैं तो आप चारों का इक्वल शेयर होगा। तो मैं समझता हूँ ये स्टेज पर आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए रेखा जी, तो यहाँ पर जैसा अभी एक्सप्लेन किया विनय जी ने कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें बहुत ज्यादा हो नहीं सकता कुछ आपकी तरफ से, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, और परिस्थितियां किस ओर जाती हैं उस हिसाब से आगे के डिसीजंस लेने होंगे। हालांकि हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब जैसे आगे जिस तरह से चीजें बढ़ती हैं, अगर आप दोबारा भी अपनी क्वेरी हमें भेजना चाहें नई परिस्थितियों के लिहाज से, तो विनय जी आपकी समस्या को एक बार फिर सुनकर उसका जवाब जरूर देंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले कॉलर हैं नोएडा से राजेंद्र चौहान साहब ने फोन किया। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। विनय सर नमस्कार। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। मेरा एक प्रॉपर्टी ली हुई है नोएडा में, और जिसमें मैंने होम लोन लिया हुआ है जी आईसीआईसी बैंक से। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आईसीआईसी बैंक ने जब मुझे लोन दिया तो उसके लिए मेरे जो प्रॉपर्टी के सारे पेपर थे, बिल्डर बायर एग्रीमेंट और पेमेंट रिसिप्ट, ऑल द पेमेंट रिसिप्ट, तो वो बैंक ने अपने पास रख लिया है जी। तो एक तो ये क्वेश्चन है, क्या वो लीगली है? ऐसा ही होता है? जी, मैं देखिए कैसा है, जब आप लोन लेते हैं तो आपको जो पेपर्स हैं एक तरीके से गिरवी रखने पड़ते हैं, मॉर्गेज करने पड़ते हैं। तो इसमें अलग अलग किस्म की मॉर्गेजेस होती हैं। जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मॉर्गेज है और बड़े शहरों में जो पॉपुलर किस्म की मॉर्गेज है उसे इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं, या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो बैंक के पास आप जमा कर दें, और बैंक उसे तब तक होल्ड करेगा जब तक कि आपका लोन सारा पूरी तरीके से रीपे नहीं हो जाता। तो हर एक बैंक की यही प्रैक्टिस है, हर एक लेंडर की यही प्रैक्टिस है, और ये बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करता है आपके लोन को लेकर, हाउसिंग लोन को लेकर। अब आपके लिए बिल्कुल साफ होगा। आगे बढ़ेंगे। मालविका घोष है हमारे साथ अब फोन लाइन पर, रांची से फोन कर रही है हमें। मालविका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, पावर ऑफ क्या दिया जा सकता है जो टू बी ओनर और में वो हार चुका है, और फर्स्ट अपील में हाई कोर्ट में दिया हो गया है, और क्वेश्चन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेन ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी का नहीं दिया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आप पूछना चाहती हैं। चलिए, आपका मेल भी हमारे पास है, जो कि आपकी आवाज इस वक्त सही तरीके से नहीं आ रही है। इनका सवाल हमारे पास है विनय जी। तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पहले आया था, और उसी के बारे में ये जानना चाहती हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त तो उसके जरिए हो सकती है, या अब क्या नियम लागू होते हैं, तो क्या हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे? जो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जो लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते थे वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन हो चुकी थी कि काफी लोगों को तो ये भी पता नहीं कि ये गलत प्रैक्टिस थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2011 को एक जजमेंट पास की है सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज के केस में, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये जो गलत प्रैक्टिसेस थे ये उस तारीख से बंद होने चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारी है 1908 की, उसके तहत जो भी प्रोसेस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। तो अब आप पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, ये बिल सरासर गलत होगा। अगर जेन्युइन पावर ऑफ अटर्नी है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आप मतलब सेल डीड के जगह पर अगर आप पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह हुई कि अगर आपको पावर ऑफ अटर्नी आपका कैंसिल करना है तो उसे कैंसिल करने के लिए आपको एक रेवोकेशन डीड बनाना चाहिए। अगर आपका पहला जो पावर ऑफ अटर्नी है वो रजिस्टर हुआ था तो ये भी आपको रजिस्टर करना चाहिए जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और मैं तो ये भी एडवाइस करूंगा कि एक पब्लिक नोटिस आप दे दें ताकि आम जनता को भी पता चल जाए कि आपने पावर ऑफ अटर्नी जो है ये रिवोक कर दिया है और उस व्यक्ति को आज कोई अथॉरिटी नहीं है आपके बिहाफ पे एक्ट करने की। विनय जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये नियम लागू हुआ था बेसिकली ये दिल्ली के लिए हुआ था, और दिल्ली में भी एक पूरा एनसीआर है जिसमें दिल्ली एक छोटा सा हिस्सा और बाद में उसमें कई अलग स्टेट्स लगते हैं। तो क्या ये सिर्फ दिल्ली प्रॉपर में लागू है या एनसीआर में, या कहें आप पूरे देश पे ही ये नियम लागू हो जाएगा? नहीं विपिन, ऐसा है कि ये जो प्रैक्टिस है ये दिल्ली और उसके इर्द गिर्द इलाकों में ज्यादा देखी जाती है। फॉर एग्जांपल मुंबई में ये प्रैक्टिस इतनी प्रचलित नहीं है। अब दिल्ली में क्या होता था कि काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको अलॉट की गई हैं, आप उसे इंटर्न नहीं बेच सकते। जैसे आपको प्लॉट दिया गया कि आप मकान बनाएं, लेकिन आपने क्या किया, आपने ग्राउंड बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया, ग्राउंड पे आप रहना चाह रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर आप बेचना चाह रहे हैं, जो आपको अधिकार नहीं है बेचने का। तो अब ये कैसे बेचा जाए? तो आपने क्या किया, जिसे बेचा आपने उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया कि भाई आपको जो करना है आप करिए इस फर्स्ट फ्लोर के साथ। लेकिन ये गलत है जी। ना आपने स्टैंप ड्यूटी भरी, ना किसी ने इनकम टैक्स भरा उसके ऊपर, ना आपने लीगली टाइटल पास ऑन किया, ना उसे टाइटल मिला। लेकिन ये इतना कॉमन हो गया कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी वो एक्सेप्ट करने लगे इस चीज को कि हाँ जी आप आके पावर ऑफ अटर्नी अपना से के द्वारा वो सेल रजिस्टर कर दें। सेल डीड तो बना ही नहीं। तो जो हमारी एक्ट है 1908 की वो तो क्लियर है कि भाई जब तक आप सेल डीड नहीं बनाओगे और उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरेंगे तो टाइटल पास ही नहीं होगा जी। अब लेकिन इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं कि उसको सॉल्व करना मुश्किल हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है आज तक जो हुआ है सो उसे जाने दीजिए, लेकिन आगे चलते हुए जो हमारा कानून है उसका आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के चलते अब पावर ऑफ अटर्नी पे किसी भी तरह की खरीदी या बिक्री पर रोक लग गई। बिल्कुल एक ही चीज है कि अगर मैं बेचना चाहता हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी दे सकता हूं कि आप मेरे तरफ से मेरे बिहाफ पे जाके आप सही करें। उन पावर ऑफ अटर्नीज पे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। आप उसे एक तरह के एग्रीमेंट के तौर पे यूज करें वो गलत है जी जरूर। और चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी लीगल सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का लीगल स्पेशल, जहां पर हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़े आपके लीगल सवालों के जवाब, सुलझा रहे हैं आपकी समस्याएं। और हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। तो आइए उनके साथ हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं अगला सवाल जो कि है मनोज कुमार साहब का, पूछना चाहते हैं। मनोज जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं उत्तराखंड देहरादून से बात कर रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया, बोलिए सर। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है मई 2012 में, और इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। मैंने ए जो है ए ने कंस्ट्रक्ट किया था, वो बी को उसने पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ट्रांसफर कर दिया और फिर मैंने वो बिल्डिंग बी से खरीदी है और फाइनेंस कराई है बैंक से। अभी क्या है, उसमें 1 साल से पहले ही उसमें कुछ दरारें आ गई हैं और बिल्डिंग पूरी बेकार सी हो गई है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे मकान बना है उसकी छत में क्रैक आ गया है और उसके ऊपर भी मकान बना है, तो कभी भी डैमेज हो सकती है, जो मेरी फैमिली के लिए भी खतरा है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं उपभोक्ता फोरम में या किसी और तरीके से कुछ क्लेम ले सकता हूँ? जी आपकी समस्या थोड़ी सी जटिल भी है और यहाँ पर लेकिन विनय जी हमारे साथ है, इनके लिए क्या सुझाव होगा विनय जी? मनोज जी मैं आपको पहले ये सलाह दूंगा कि एक तो आप जो डैमेज हुआ है उसकी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुला करके आप तस्वीरें खींचें
और उससे बिल भी ले लीजिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपने कोई इंडिपेंडेंट आदमी को बुला करके इनकी फोटो खिंचवाई है। दूसरी सलाह मेरी ये होगी कि आप कोई आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करें, उन्हें आके जांच करने दें और उनसे भी एक रिपोर्ट लिखवा के ले लें कि किस किस्म का और किस हद तक डैमेज है और उस डेंजर क्या है इस चीज का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक हाथ जमा कर लें, दूसरे हाथ आप इन दोनों को आप नोटिस दीजिए, जो ए है और जिसको उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी है, उन दोनों को आप नोटिस दीजिए कि ये आपने जो दिया है ये सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है और इसे आप इमीडिएटली ठीक करें। तो जब तक आप ये रिपोर्ट लेंगे आर्किटेक्ट से, आपको ये भी अंदाजा आ जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए आपको इसे ठीक करने के लिए। फिर अगर ये नहीं मानते तो आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी की, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उसके जरिए इनकी ये डील हुई, तो उससे तो कहीं इनकी इन सारी चीजों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये किस किस्म की पावर ऑफ अटर्नी है वो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने क्या कहा कि आप दोनों को ले लीजिए। दोनों को ले लीजिए कि जो मेन पार्टी थी वो भी आ गई और जिसे पावर ऑफ अटर्नी दी थी उसे भी आपने ले लिया। कल को नहीं तो एक दूसरे के ऊपर ये लाइबिलिटी डाल के दोनों इस लाइबिलिटी से बचने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ आप दोनों को घेरे में ले लें तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये हुई सलाह आपके लिए। अब हमारे पास अगले कॉलर हैं रायपुर से रविंद्र सिंह साहब ने फोन किया। रविंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ सर, पूछिए। सर, एक एग्रीकल्चर लैंड हम लोगों ने लिया था जी, तो उसमें सामने वाले से एग्रीमेंट हुआ और हम लोगों ने एग्रीमेंट के टाइम में ही 3.5 लाख रुपए दे दिया सामने वाले को जी। बाद में जब प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाना था तो वहां जब पता लगाया तो एक दूसरा दावेदार खड़ा हो गया। वो बोला वो पहले से पैसे दे रखा है उस प्रॉपर्टी का और वो बैंक का रिसिप्ट भी दिखाया जो पैसा ट्रांसफर करवाया था। तो दोबारा जब हम लोगों ने अपने पैसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया तो सामने वाले ने बोला एक एग्रीमेंट किया सर, वो 3 महीने का एग्रीमेंट किया है कि 20% इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस करेगा जी। तो एक ऊपर हो चुके हैं सर। अभी आगे क्या मतलब कर सकते हैं पैसा जल्दी मिल जाए? पर आपके लिए तो अच्छा ही है अगर आपको उन्होंने प्रॉमिस किया और वो आपको दे भी रहे हैं। आप क्या यही कह रहे हैं ना कि आपको एक एग्रीमेंट, एक इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है? एक इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने दे दिया है, अभी उन्होंने सिंगल पेनी वापस नहीं किया है जी। अच्छा, आपने दिया, उन्होंने वापस नहीं किया है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप वापस ले लें? हाँ जी, हाँ जी जी, जरूर यहाँ पर आपको सलाह देंगे। इनके लिए क्या सलाह होगी विनय जी? नरेंद्र जी, आपके कितना वक्त हुआ है ये एग्रीमेंट साइन करके, जो आपने 3 महीने का टाइम दिया? महीने भर हो गए हैं सर। अच्छा, तो अब तक कुछ भी पैसे आपको नहीं मिले? नहीं, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया सर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जब आपने 3 महीने की मोहलत दी है तो आपको इंतजार करना होगा जब तक वो मोहलत खत्म नहीं होती, तभी आप आगे चल करके कुछ कर सकते हैं। अगर ये 3 महीने में आपको पैसे नहीं देते हैं तो आपके पास दोनों उपाय हैं। सिविल उपाय भी है कि क्योंकि एग्रीमेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये पैसे आपको मिलने हैं और इतनी उस पर इंटरेस्ट भी मिलना है, तो ये एक बात, ये सिविल साइड हो गई। दूसरी ये भी चीज है कि जब उन्होंने आपसे डील की लेकिन उसी समय किसी और से पैसे लेके बैठे थे तो ये क्रिमिनल एक्ट भी है, तो आप क्रिमिनल एक्शन, चीटिंग का केस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब मैं नहीं जानता आपके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि नहीं कि भाई कोई जिक्र है उसका कि ऑलरेडी किसी और को उन्होंने भेज दिया है, ऐसा कोई जिक्र है आपके इस एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं है सर ऐसा। कोई बात नहीं, तो आपको अभी इंतजार करना होगा जब तक ये 3 महीने की मोहलत जो है ये एक्सपायर नहीं हो जाती, और जैसे ये खत्म होती है फिर आप डिसाइड करिए आपको सिविल एक्शन लेना है, क्रिमिनल लेना है या दोनों लेने हैं। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप दोनों लीजिए। तो क्रिमिनल एक्शन जब होती है तो उसमें दबाव भी आता है, थोड़ी उसमें दिक्कत होती है एफआईआर वगैरह रजिस्टर करने में, लेकिन मैं समझता हूँ ये तो क्लियर चीटिंग का केस है, तो आप क्रिमिनल एक्शन जरूर लीजिएगा अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो। चलिए रविंद्र जी, तो ये विनय जी की आपको सलाह, 3 महीने का जो वक्त आपने दिया है अपने एग्रीमेंट के मुताबिक इंतजार कर लीजिए, और अगर उसके बाद भी आपके पैसे ना मिले तो आपके पास 2 रास्ते हैं जिनका जिक्र यहाँ विनय जी ने किया। अब दोनों अपनाकर जल्द से जल्द अपने इस मामले को निपटा सकते हैं। और यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी बहुत सारी आपकी समस्याएं जो हमें सुलझानी है, तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रॉपर्टी गुरु के लीगल स्पेशल शो में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर हम सुलझा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल समस्याओं को। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नोहा दूसरी हमारे साथ फोन लाइन पर है, मुंबई से फोन कर रही हैं। पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल है, हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो उसके लिए हमारा फ्लैट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और द डिफरेंस जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का और ऊपर के फ्लैट्स का डिफरेंस है वो 71 स्क्वायर फुट का डिफरेंस है, मतलब उससे शॉर्ट है। हमारा जो फ्लैट है वो कम एरिया है सर, बाई 71 हाँ जी। तो अभी जो बिल्डर हमें डिमांड कर रहे हैं कि आपको हम सब फ्लैट को 35% ज्यादा देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एरिया कम है, अगर आपको ऊपर वाले के फ्लैट के मुताबिक मतलब एरिया चाहिए सेम लेवल में, तो आपको जो करंट मार्केट वैल्यू रेट है उसके हिसाब से आपको 71 इंटू वॉट एवर मार्केट रेट है उसके हिसाब से आपको कम करना पड़ेगा। दैट कॉस्ट अराउंड 11 to 14 लाख जी। तो मुझे जानना है ये डिमांड सही है या नहीं जी। अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पर विनय जी इनके लिए क्या सलाह होगी? नोहा जी, ऐसा है कि जब आप बिल्डर से रीडेवलपमेंट में नेगोशिएट करते हैं तो हर एक चीज ओपन होती है। आपको क्या चाहिए आप मांग सकते हैं, और बिल्डर क्या देना चाहता है वो ऑफर करेगा। आप दोनों इस चीज के कहाँ आकर एग्री करते हैं, ये आपके नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। आप ये कह सकते हैं ठीक है हमारा फ्लैट का एरिया छोटा है तो उसके मुताबिक आप 35% देके खत्म कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं नहीं जी मुझे तो सेम एरिया चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है आप जो चार्ज कर रहे हैं वो मुझे मार्केट रेट पे नहीं उससे कम चार्ज करें। और ज्यादातर हम देखते हैं कि रीडेवलपमेंट में बिल्डर्स मार्केट रेट पे नहीं चार्ज करते, एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को कंसेशन देते हैं। तो ये आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके साथ। यहाँ पर विनय जी क्योंकि बात निकली आई रीडेवलपमेंट की, तो काफी ज्यादा यहाँ पर खासतौर पे मुंबई के मार्केट की बात करें तो बहुत सारी सोसाइटीज लेकिन जितने भी लोगों की सोसाइटीज रीडेवलपमेंट में जाती है अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई मेल हमारे पास आते हैं, तो कुछ मोटी मोटी बातें जो उन्हें ध्यान रख लेनी चाहिए, अगर आप बता सकें। सबसे पहले यह है कि आपको लीगल एडवाइस अच्छा लेना चाहिए। लॉयर आप अच्छा रखिए और शुरू से रखिए, बिल्डर के लॉयर के पास बिल्कुल नहीं जाना है आपको। तो ऐसे शख्स को आप रखिए जो ये जानता है और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, आपकी जो एग्रीमेंट है उसे आप वाटर टाइट बना सकता है। दूसरी चीज है इसमें टैक्सेशन इश्यूज बड़े कॉम्प्लेक्स है, तो आपको टैक्स एडवाइस भी शुरू से लेना है। काफी टाइम हम ये देखते हैं कि रीडेवलपमेंट हो गई, आप आगे रहने के लिए पैसे मिल गए, बड़ा फ्लैट मिल गया, और 2-3 साल के बाद इनकम टैक्स का नोटिस आ गया और आप उसमें फंस चुके हैं। तो ये दोनों चीज आपको शुरू से आप सही एडवाइस लें, एग्रीमेंट अच्छी बनाएं, सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझें, आपको कब खाली करना है, कब आपकी सेफ्टी है, और पैसे जो आएंगे उसे आपको क्या करना है इन्वेस्ट करने के लिए कि आपका टैक्स बचत हो। काफी सारी चीजें हैं, बट ये जरा क्योंकि आमतौर पे लोग बचते हैं लीगल एडवाइस लेने से। आमतौर पे लोग टैक्सेशन के इश्यूज को ध्यान ही नहीं देते, और बाद में अब ऐसा होता है कि जब आप रहने भी चले गए, सब कुछ हो गया, और फिर बाद में इश्यूज निकल कर आते हैं तो तकलीफ में यहाँ पर होते। बहरहाल अब प्रॉपर्टी गुरु का ये स्पेशल एपिसोड यही खत्म करेंगे। विनय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं को सुलझाया। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में हमेशा की तरह हम आपके सवाल लेते रहेंगे। आप हमें लिख सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ और बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। तो बस अगले हफ्ते का कीजिए इंतजार, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।